तो थानेदार साहब का कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाता है। भोले भाले से हैं पापा, ज़्यादा शातिर नहीं है, मतलब लोग ही ठग के ले जाते हैं बेचारे को। भोले भाले से हैं। हम तो कह रहे थे पापा अब रिटायरमेंट ले लो, अब छोड़ो ये चीज़ें कि क्या करना है। तो चलो इसको छोड़ो हैं, अब चलते हैं। मेरे पापा का ट्रांसफ़र, जैसे कि मैं श्रीगंगानगर ज़िले से हूँ, राजस्थान के ऊपर पड़ता है। तो उसी श्रीगंगानगर ज़िले में एक समेजा कोठी गांव आता है, उसके अंदर मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ। वो है वहाँ पे ना एक चौकी है, पुलिस चौकी है नॉर्मल सी। पहले महाराजा गंगा सिंह का ना वहाँ पे रुकना होता था। अच्छा। महाराजा गंगा सिंह वहाँ के राजा थे पहले, बहुत टाइम के वक्त की बात है। वहाँ उनकी हवेली थी या सिर्फ एक बैठने का स्थान था? जगह भी थी वहाँ पे, मोर भी हैं अभी भी। हमारे घर में आते होते थे उस वक्त क्वार्टर में, जिसमें क्वार्टर में रहते, छोटा सा क्वार्टर था, 2 कमरे थे, एक गैलरी सी थी, थोड़ी सी जगह थी टहलने के लिए, तो इतना सा ही था। तो वहाँ पे क्या वो क्वार्टर थे ना, वो पहले थे अपने एनिमल हॉस्पिटल था किसी ज़माने में, बहुत पहले की बात है, 100 साल 150 साल पहले बता रहे थे, क्योंकि वो क्वार्टर बहुत ज़्यादा पुराने थे। तो ना वहाँ पे जब गए थे ना, एक औरत की डेथ हुई थी ऑलरेडी, नई नवेली दुल्हन ही थी, उसकी बेचारे की डेथ हो गई। वहाँ पे औरतों की ना एक आदत होती है, वो अपनी बिंदियाँ उतार के कहीं भी लगा देती हैं। हाँ, ज़्यादातर वॉशरूम्स में लगी होती हैं, हम टाइलों पे लगी। हाँ, कहीं भी उतार के लगा देती हैं बिंदियाँ, आदत होती है। तो मैं वॉशरूम में जाता था, मम्मी कहती थी मत उतारना, बेचारी की वो बेचारा मम्मी को बड़ा तरस आता था, बेचारी अभी थी, नई नवेली तो नहीं, शायद उसका बच्चा भी था, शायद 4-5 महीने का, आई थिंक, मुझे जहाँ तक मुझे याद है। ये सन 2010 की बात है, हमारा ट्रांसफ़र हुआ जब समेजा कोठी श्रीगंगानगर में। तो मैं जब भी नहाता मेरे को बिंदियाँ दिखती थी वो, हालांकि हमारे साथ कभी कुछ नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ कभी भी कुछ। हालांकि हैरान कर देने वाली चीज़ें आ गई होंगी। 2010 की बात तो मैंने बता दी, वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था। 2012 आता है, 20 अगस्त को मेरा जन्मदिन आता है। मेरा जन्मदिन था, तो अपने बचपन में क्या करते होते थे, शायद आपको भी पता होगा कि टॉफ़ीज़ होती थी ना, स्कूलों में लेकर बांट देते थे। आजकल के बच्चे शायद केक वगैरह काटते हैं, तब उतना क्रेज़ था नहीं, टॉफ़ीज़ वगैरह बांट देते होते थे। तो स्कूल में पैकेट लेकर गया, सभी को टॉफ़ीज़ वगैरह बांटी, इतना ही होता था, कोई केक वेक का कोई ज़माना नहीं था उस वक्त। जन्मदिन का वो दिन बीत गया, अगले दिन मैं स्कूल से घर आता हूँ, तब चाय होती थी, घर पे पहुँचते थे, बिस्किट वाला वो कौन लाए, बिस्किट मेन चीज़ है। तो मम्मी क्या करती थी, पैसे वैसे खर्च होते थे, तो मम्मी क्या करती थी, रोटी में नमक और मिर्च लगा के ना, उसको ऐसे फोड़ करके गुच्छी सी बना के, तो वो चाय के साथ बड़ी टेस्टी लगती थी उस वक्त। ठीक है, जितना का मिलता था उससे ही खुश थे हम। तो ऐसे खा रहा हूँ, अभी मम्मी को फ़ोन आता है गांव से, मेरी दादी का। बस मम्मी रोना स्टार्ट कर दी, फूट के रोना स्टार्ट कर दी, साथ साथ कपड़े पैक कर रही है। मैं अभी मम्मी से पूछ रहा हूँ क्या हो गया, कह रहा दादाजी एक्सपायर हो गए आपके। वो मेरे सगे दादाजी थे। तो ऐसी ये वाली मौत मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपने करीब से देखी है। और पापा उस वक्त पेट्रोलिंग करने गए हुए थे। मैंने SHO साहब को कहा कि अंकल जी मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए हैं, तो पापा को एक बार बुला दीजिए। तो वो पेट्रोलिंग वाली कार आई और गाड़ी आई सीधा घर पे, मम्मी उसी के अंदर बैठी, वो सीधा हमारे गांव गई। कम से कम 60 किलोमीटर दूर गांव है। हमारे पास डिस्कवर बाइक थी उस वक्त, एक ही बाइक थी घर में, 100 cc थी आई थिंक, मुझे याद है, अब तक याद है, बाद में तो खैर के बेच दी थी मैंने। वो बाइक ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा, वो 95 तक मुझे लगता है इतनी चढ़ती है वो, मैंने इतनी स्पीड से चलाई, रास्ते में भगवान को गालियाँ देता आ रहा हूँ मैं, पूरे रास्ते भगवान को गालियाँ देता आ रहा हूँ कि इतना विश्वास किया, सारी चीज़ें हैं। अब वहाँ पे पहुँचे तो ना, अपने भगा तो लेते हैं बाइक, एक ना वाइब्रेशन अपने बॉडी में रह जाती है, मतलब हाथ भी ना ऐसे टच कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है स्प्रिंग, एक वाइब्रेशन नहीं होती बाइक की, ऐसे कर रहा हूँ, हाथ नहीं काम कर रहे, कुछ भी चीज़ पकड़ रहा हूँ ऐसे स्प्रिंग सा जैसे लग रहा है मेरे को हाथ में। मैंने दादाजी की लाश देखी आगे, मैं सुन्न हो गया। मैं ऐसे पास गया, मैंने दादा को देखा, पहली बार ऐसा हुआ ज़िंदगी में कि ज़्यादा सेवा नहीं कर पाया, क्योंकि पापा के ट्रांसफ़र के चक्करों में मेरा बेहोश हो गया, उधर ही सुन्न हो गया, ऐसे गिर गया, मेरे हाथ ऐसे मुड़ गए कि क्या हो गया। अब उधर दादा का प्रोग्राम करें या क्या करें, उसके बाद मेरे को उठा के उधर कूलर लगाया, पानी भरा उसके अंदर हाथों हाथ, गर्मियों का टाइम था। तो डॉक्टर आए, उन्होंने किया कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो ये करते हुए दादाजी को ना फ्रीज़ में रखा हुआ था, क्योंकि फ़ौरन से किसी ने आना था दादाजी से, क्योंकि आखिरी बार फिर चीज़ें बताते हुए कुछ चीज़ें होती हैं मेरे को अब याद आ रही हैं ना, वो सारी चीज़ें मेरी तस्वीरें सामने चल रही हैं दिमाग के ऊपर। अब ये दादाजी का अंतिम संस्कार था, तो वो कह रहे थे मेरे को खेत में दफनाना,
तो खेत में, ओ सॉरी दफनाना कह रहा हूँ, अंतिम संस्कार करना, तो खेत में ही अंतिम संस्कार किया। जब जैसे उसका बाद अखंड पाठ भी हमारे अखंड पाठ होता है, अखंड पाठ हुआ तो वापस उसी क्वार्टर में हम गए जो समेजा कोठी का, वो श्रीगंगानगर का जिले का चौकी में, पुलिस चौकी में। तो मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा, ज़िंदगी में पहली बार ऐसी आज तक सही नहीं हुई है वहाँ से। मेरी मम्मी चीखे मारने लग गई। उसके बाद उठा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये मेरी मम्मी है कौन है। डॉक्टर को ऐसे पकड़ लिया, मतलब जैसे ना गला ही दबा देना, उसके कपड़े बटन तोड़ दिए उसके, मतलब मैं हैरान हो रहा हूँ। मेरे को, मैंने मम्मी के दोनों हाथ पकड़े, दलेर तो पहले दिन से थे, दादी ने बनाया था, मैंने जोर से ना नीचे लगा दिए। मम्मी की होया तनु, की गल हो की, रोना भी आ रहा है उस वक्त मेरे को। तो ऐसे ऐसे करके हाथ में लगा रहा हूँ मम्मी के। बाद में आधे एक घंटे बाद होश आया, मैंने कहा ये चीज़ें हुई हैं। मम्मी ने, मेरे को नहीं पता ये चीज़ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाद में पापा ने किसी पता किया कि क्या हुआ, कह रहे भी कोई थी। अब हमें आज, हमें नहीं पता, बच्चों को नहीं बताई पापा ने आज तक क्या चीज़ थी वो। पर मेरे दादा की डेथ के बाद करीब 2 हफ्ते बाद जब अखंड पाठ हो गया, तो उसी क्वार्टर में जहाँ मैं कह रहा हूँ जिससे पहले औरत की डेथ हुई थी, हालांकि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, वही बिंदियों वाली, कोई चक्कर ही नहीं था, आज तक कभी डिस्टर्ब नहीं हुए हम। मेरे को सपना आता है, ये भी डर गया था उस वक्त मेरा ब्रदर, बड़ा भाई भी। मेरे को सपना आता है, उसमें क्या है कि मेरे यहाँ पे त्रिशूल, अंदर किसी ने वही सेम चीज़ें जैसे नर्क में होती हैं चीज़ें, मेरे को पानी में टांगे मेरी डुबा रहा है, गर्म पानी तेज, पूरा तेज। ये सब सपने में हो रहा है? सपने में हो रहा है ये। तो बहुत जोर से टांगे अंदर डुबा रहा है और बाहर निकाल रहा है। मैं बहुत ज़ोर से चीखें मार रहा हूँ। मैं अपनी दादी याद आई, मेरी मम्मी नहीं, मेरे को दादी याद आई। मैं दादी के पास है, कहते हैं ना जो अपने सपने में सोचें वो चीज़ें होने लग जाती हैं। दादी आ गई, दादी वे मुंडे नू बचा लो, लड़के को बचा लो, पंजाबी में बोल रही है, मुंडे नू मार देंगे। दादी भी आ गई, दादी आ गई सपने में, मुंडे नू बचा लो कि कुछ हो जाऊगा, वे आ जाओ। उसके बाद मेरे दादाजी आए। मेरे दादाजी ने जो मेरे को ऐसे इसके टांगे करके कर रहा था ना, तो उसको यहाँ गर्दन से पकड़ा, गर्दन से पकड़ के पीछे फेंक दिया उसको, ठीक है। उसके बाद मेरे को हल्की सी ऐसे आंखें खुली मेरी रियल लाइफ में। मैंने कहा ठीक है सब कुछ ओके, फिर से आंखें बंद हो गई मेरी। मैं नहीं पता चलता उस वक्त, पता नहीं क्या हुआ, मेरा शरीर टूटा हुआ था क्या था। मैं फिर से सो गया, फिर से वही चीज़ें हो रही हैं। वो मेरे को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रही है वो चीज़, मेरे को आज भी ना समझ में आ रही है वो चीज़ें। मेरे टांगों को ज़ोर ज़ोर से गर्म पानी में वो धकेले जा रहा है बार बार वो इंसान, पता नहीं क्या था वो चीज़। मेरे को ना बहुत कोशिश की मैंने, ऊपर वाले का नाम शायद मन में लिया क्या है, नहीं तो मैंने शायद अपनी विल पावर से अपनी आंखें खोली, अपने जिस्म को चीज़ से छुड़वाया, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। मैं उठ के मम्मी के पास जाता हूँ, रात का वक्त मुझे याद नहीं, आज तक ही नहीं पता मेरे को क्या वक्त था उस वक्त। मैं मम्मी के पास जाता हूँ, मैं मम्मी को कहता हूँ मम्मी मेरे आ गल होगी मेरे नाल, ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, ठीक है। मम्मी की, मैंने कहा भी ये करके मेरे को टांगे डुबो रहा है। बाद में मम्मी की नज़र मेरी टांगों पे गीली थी उस वक्त। मेरी ये बॉडी अपर पार्ट कहीं भी कोई ना, मेरे को लगा पसीना होगा, मम्मी ने कपड़े तो कोई सब सूखा हुआ है, ये गीली है और मेरा शरीर तप रहा है फुल बुखार से। अरे टांगे गिली और मेरे पैर छपते आ रहे हैं, मैं बाहर आ रहा हूँ, नंगे पैर ही आया था मैं। लेकिन जब आपको तो महसूस हो रहा होगा ना कि टांगे गीली हो गई हैं, फिर उस टाइम महसूस नहीं हो रहा था? कुछ नहीं, मैं तो सीधा मम्मी के पास गया था। मैंने कहा ऐसे करके चीज़ हो गई है, पापा भी उस वक्त थे, टांगे गीली, मेरा भी दिमाग हिल गया। मैंने कहा मैं तेरे को, आप जब सपने में से उठते हैं ना, ऐसे लगता है सारी चीज़ें सच्ची हैं। एक बार के लिए मन को ऐसे लगता है हाँ चीज़ें सच्ची हैं। मैंने कहा मैं तो बता रहा था, मेरे को डुबा के निकाल रहा है वो, टांगे गीली हैं मेरी, मेरा बॉडी में बुखार फुल है। तो पापा ने ना क्या है, मेरे किसी वहाँ पे ना पास ही के शनि देव का मंदिर है, ठीक है, तो वहाँ से ना पंडित जी को बुलाया और मेरे को चिड़ मच रही है मेरे को, क्यों बुलाया, मतलब वैसे ये मेरे को आज भी महसूस होता है, शायद वो मेरा नेचुरल था ये, कोई वो चीज़ नहीं, कोई यहाँ कुछ मेरे को नहीं लग रहा, मेरे को नेचुरल वो चीज़ें याद है मेरे को, ये मेरे को खुद ही लग रहा होगा शायद, आई डोंट नो, मेरी मम्मी कह रही है वो लगता होता है खुद को। तो मैंने कहा क्यों बुलाया, मैंने अजीबोगरीब को चीज़ बोल दी उसको, पंडित जी को। तो जाने माने पंडित थे, उन्होंने क्या किया कि चावल नहीं होते हैं शायद, वो नमक सिंदूर में होते हैं शायद, वो इन्होंने टीका लगाया मेरे यहाँ पे, मेरा सर जल गया उस वक्त। मैं ऐसे करके गालियाँ निकाल रहा हूँ पंडित जी को बहुत तेज़। उन्होंने ना ये चीज़ देख के मेरे ऊपर चावल फेंक दिए सारे, मेरे भाई जिस्म में चुभ रहे हैं, आग लग रही है, मेरे चुभ रहे हैं मेरे को वो चावल। कपड़े उतार रहा हूँ मेरे, ऐसे करके ना यहाँ से अंदर चले गए,
चुभ रहे हैं मेरे को, सुइयां नहीं चुभती, गर्म गर्म जैसे कोई तेल फेंक दिया हो, ऐसे करके मेरे साथ हो रहा है, वो चावलों से हो रहा है। और मैं उस वक्त मेरे को ऐसे करके मम्मी उन्होंने, मैं नीचे गिर गया कि मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे को वहाँ पे बेड पे लेटा दिया। बाद में मुझे नहीं पता, शायद मेरे को नींद आ गई या मैं बेहोश हो गया, मेरे को नहीं पता। मैंने सुबह, मम्मी ने मेरे से बात की, पापा ने बात की कि क्या हुआ रात को, क्या हुआ था। सुबह पंडित जी को भी बुलाया, पहले ही बुला लिया था उन्होंने। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसे करके भाई मेरे को चुभे चावलों में। मैं आजकल रिसर्च करता होता हूँ यार, शायद उसने चावल में कोई केमिकल मिला दिया होगा या कुछ होगा। तो मेरे इन चीज़ों में विश्वास करने का मन नहीं करता, पर जो चीज़ें हुई हैं वो तो डिस्कार्ड नहीं कर सकते उन चीज़ों को। तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आपने वो चावल क्यों फेंक, क्या मिलाया था उसके अंदर। मैंने कुछ नहीं लगाया था। कह रहा तेरे साथ हुआ है वो मैंने सही कर दिया है। तो उन्होंने बताया क्या था, क्या एंटिटी थी, कुछ नहीं, कह रहा तेरे को जानने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। मैं बैठा हूँ ना इधर, कह रहा है। मैं उठा हूँ, मैंने कहा तेरे को क्या क्या, तू तेरे मन में क्या आ रहा था। उसको पंडित जी ने पूछा। मैंने कहा भाई ठीक है, उस वक्त ये चीज़ें आ रही थी, आपने मेरे पे चावल फेंके, मैं बाद में सो गया। मेरी ठीक है। पंडित जी उसके बाद चले गए, पापा आए। कह रहा तू सोया नहीं था उसके बाद, तू यहाँ पे पीट रहा है हमें एक हिसाब से। उसके बाद क्या बात कर रहे हो? मतलब लड़ रहा हूँ मैं उनसे। इसको भी मैंने धक्का मारा बेचारे को। मेरे को याद अब मेरे को कुछ नहीं याद उसको। करे तू ये चीजें करता रहा रात को। मतलब लड़े हो, हाथापाई टाइप, चलिए धक्का दिया है। हाथापाई कर रहा हूँ। वो पंडित जी का वो यहाँ पे जैसे वो होता नहीं है जहाँ पे राम 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 लिखा, शायद शनिदेव से कुछ लिखा था, वो उतार लिया, फाड़ दिया मैंने। ठीक है। और ऐसे करके चीज़ें हुई हैं। मेरे को कुछ नहीं याद है। पहले मेरे को शायद मेरे को ना 1-2 दिन तक शायद बताया ही नहीं था ये चीज़ें। बाद में बताई थी ये चीज़ें कि तुम ये ऐसी हरकतें कर रहे हो। सोया नहीं था तो उस वक्त मेरे को धक्का मारा। मम्मी ने कहा भाई मेरे को रोना आ रहा है उस वक्त, मैं क्या कर रहा हूँ उस वक्त। मम्मी के निशान दिखाया, मम्मी ने कमर पे लगा था दरवाज़ा, बहुत ज़ोर थे। और यहाँ पे वो तब से मेरी मम्मी के सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई है, आज तक नहीं सही हुई। अरे बाप रे। आज तक सर्वाइकल नहीं सही हुआ, कसम से आज तक नहीं सही हुआ सर्वाइकल की समस्या। तो ये थी। तो भाई मतलब पंडित जी ने बताया नहीं कि क्यों आ गया था, कोई साथ था? ये क्या पापा को था? पता है, पापा ने भी मेरे को आज तक डिस्कस नहीं किया। हाँ इतना ज़रूर बताया कि तेरे ऊपर ना कुछ था। मैं बताना भूल ही गया एक चीज़। तो उसके बाद ना हमारा ना ट्रांसफ़र हो गया था, नहीं रायसिंह नगर नहीं, श्री गंगानगर ज़िले में हो गया था। ज़िले में हो गया था, ऑफिशियल ज़िले में हो गया था। हम SSB कॉलोनी में रहते थे उस वक्त। हमने घर ही ले लिया था वहाँ पे, खरीद लिया। कौन क्वार्टरों में रहे ये करे, डायरेक्ट घर खरीद लिया था उस वक्त। तो फिर यूट्यूब में भी स्टार्ट हो गए थे अपने कमाना वमाना, तो घर ले लिया था। हमें वहाँ पर जाके पता चला उसके बाद ना, क्वार्टर पे एक ना हस्बैंड वाइफ वहाँ रहने थे, उसी क्वार्टर में उनका ट्रांसफ़र वहाँ पे हो गया था। हमारा तो उधर हो गया था श्री गंगानगर। वो कांस्टेबल थे, आई डोंट नो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा शायद मैं उनका नाम लूँ। नाम मत लो। हाँ नाम मतलब। हाँ, तो उनका आपस में छोटा सा क्लेश हो उसी क्वार्टर में। वो जहाँ पे बता रहा था 2 कमरे थे, एक छोटा सा वो बरामदा सा था, थोड़ी सी जगह सी थी जहाँ पे हमने टीवी लगा रखा था ना। जिस रूम में टीवी लगा रखा था, छोटा सा टीवी लगा रहा, वैसे से बक्से वाला ही होता था, ब्लैक कलर का, सेंस भी। हस्बैंड वाइफ का क्लेश हुआ। उसके बाद वो लड़का था, वो अपने दोनों पुलिस में थे। वो औरत भी पुलिस में थी, वो लड़का भी पुलिस में था, कांस्टेबल, दोनों कांस्टेबल की जॉब कर रहे थे। उस लड़के ने फांसी ले ली उसी रूम में, और हाँ उसी रूम में फांसी ली जिस रूम में हमारा टीवी लगा हुआ था। मतलब भाई वहाँ तो कुछ था पक्का यार। क्लेश क्यों हुआ अब हमें तो पता चला है, बाद में पता चला कि हाँ पहले से भी लड़ते झगड़ते रहे हैं। पर वो फांसी वाली चीज़ सुन के ना अजीब सा लग रहा है। आजकल मम्मी को वैसे ना उस क्वार्टर की बहुत याद आती, छोटा सा था, सफाई करने में आसानी होती थी। भाई चलो ये तो आपका पर्सनल किस्सा हो गया, पर मैं आगे बढ़े हम इससे पहले एक बात बताओ मेरे को कि आपको जब आप सो गए थे, बेहोश हो गए थे, आपको लग रहा था आप सो रहे हो, तो फिर घर वालों ने बाद में बताया कि हमने ऐसे उतरवाया कुछ, या झाड़ा झूड़ा लगा, या क्या हुआ, कैसे वो चीज़ आपसे बाहर निकली? बस इतना है कि पंडित जी ने कुछ मंत्र वंत्र कुछ पढ़े होंगे, और ना कुछ पानी का था, कुछ सर पे पानी वानी और ऐसा करके कुछ था। अच्छा। ऐसा करके कुछ बताया था कि डिटेल में नहीं बताया घर वालों? हाँ पूरा डिटेल में नहीं बताया, बाकी और भी कई चीज़ें होती हैं, वो मुझे लग नहीं रहा शायद कैमरे के सामने बोलूँ मैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें थी। तो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। आप अपने चैनल पे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज को एक्सपोज करते हो, बहुत सारी स्टोरीज़ बताते हो, बहुत सारे इंसिडेंट्स बताते हो। तो मैं चाहता हूँ जो हमारी ऑडियंस है और जो आपकी ऑडियंस भी ये पॉडकास्ट देख रही है,
उन्हें कुछ बढ़िया सी एक स्टोरी बताओ, क्योंकि थीम हॉरर बना ही हुआ है, तो कोई हॉरर स्टोरी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। वैसे मेरी एक दो ना स्टोरीज काफ़ी फेवरेट है, पर मैं एक स्टोरी अभी बताना चाहूँगा। कहाँ की है भाई ये? ये है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में ना कुछ कुछ नेम होते हैं ना, वो इंडियन नेम जैसे होते हैं, जैसे कि सूरज जी, ठीक है, और राहुल राहुल भी निकल आते हैं। इंडोनेशिया में कुछ ना ऐसे नाम है। इंडोनेशिया में अपना कल्चर ना काफ़ी फैला हुआ है, वहाँ पे अपने जैसे नाम हैं उधर। 1997 की बात है, मुझे ढंग से डेट नहीं याद, तो 1997 लगा लेते हैं, उसी वक्त के अराउंड की, मतलब तब की बात है। एक ना जो अपने भैंसों को चराता था, वो गन्ने के खेत से जा रहा था, तो वो चराते चराते भैंसों को वो गड्ढे में गिर गया एक। उसने जब देखा उठ के कि ये मिट्टी थोड़ी सी अलग है, तो जब उसने उठ के देखा तो देख रहा है कि हाँ ये सच में अलग है, बाकी खेत की मिट्टी थोड़ी सी अलग दिख रही है, पर ये वाली थोड़ी सी अलग है, पता नहीं क्यों। फिर उसके मन में आया चलो मैं देखता हूँ खोद के क्या है क्या नहीं, क्योंकि उसकी टांग भी कहीं पे ना टच हुई थी। तो फिर वो डर गया, क्योंकि ना वो खेत उसका था नहीं। तो वो गांव में जाता है सरपंच के पास, तो सरपंच को कहता है कि ऐसे ऐसे करके हो गया, वहाँ पर एक अजीब सी मिट्टी है, पता नहीं उसमें क्या है क्या नहीं है। तो सरपंच और कुछ लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, तो वो देखते हैं कि हाँ भाई मिट्टी तो अलग है, अजीब सी है। तो खोदने के लिए कुछ लाए तो है नहीं थी भाई, वो शवल वगैरह, शवल ही कहते हैं, शवल तो लाए नहीं वो साथ में। तो पास ही में एक लकड़ी पड़ी थी उनके पास, तो उन्होंने लकड़ी से खोदना शुरू किया। अब धीरे धीरे खोद रहे हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ रही है उनकी, और धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, जैसे अब आपकी बढ़ रही है क्यूरियोसिटी, उसी तरह से उनकी भी क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी। जब इस पर मैं रिसर्च कर रहा था, मेरी भी बढ़ रही थी। तो आगे जाके उनकी जो लकड़ी का टुकड़ा है ना, वो टच होता है कहीं पे, उन्हें लगता है कि हाँ ये चीज़ है, कुछ ना कुछ तो है। तो उन्हें थोड़ी थोड़ी स्मेल भी आनी शुरू हो गई थी। तो वो अपने हाथों से ना चीज़ों को हटा रहे थे, मिट्टी को हटा रहे थे। तो जो गांव वाले थे वो लगा लो कि भी इधर गांव है, इधर वो खोद रहा है, गांव वाले सारे इधर वाली साइड पे खड़े हैं। अब उन्होंने हाथों से जैसे ही हटानी शुरू की ना, तो एकदम से जो बंदा हटा रहा था ना, 4 बंदे, वो भाग के गांव वालों की तरफ भाग गए। अब आप पूछोगे निकला कहाँ वहाँ से, क्या निकला? तो वहाँ पे एक औरत का चेहरा, उसकी आंखें खुली हुई थी, वो गांव वालों की तरफ देख रही थी। और सिर्फ मुंडी है यहाँ तक, हाँ। मतलब गले तक था, वहाँ तक की खोदी थी, उसकी आंखें खुली हुई थी, वो गांव वालों को देख रही थी ऐसे, मतलब नजर नहीं हट रही थी, कुछ नहीं, हिल नहीं रही थी वो, मतलब लाश थी और आंखें खुली हुई। हाँ एक हिसाब से हाँ लाश ही थी वो। हाँ। तो गांव वालों ने फिर पुलिस वालों को बताया, क्योंकि भाई अपने आप तो कोई गड्ढा खोद के भाई उसके अंदर घुस तो जाएगा नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी को सुनने के बाद बहुत लोगों को थूकना बंद कर दोगे। अच्छा। बहुत सारे लोग। और ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें आप ऐसा समझ लो कि मरने वाला खुद अपना गड्ढा खोदता है और उसमें समा जाता है, ऐसे करके स्टोरी। हाँ, तो बात कर रहे थे कि पुलिस आती है वहाँ पे, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। तो इन्वेस्टिगेशन में उन्हें कुछ खास मिलता नहीं है, तो एक रिक्शे वाला पुलिस स्टेशन पहुँचता है। तो हाँ, मैं लड़की का नाम बता दूँ पहले मैं, वो उस लड़की इन्वेस्टिगेशन में पता चला उस लड़की का नाम था देवी। इंडियन नेम जैसा है देवी, ऐसे हमारे देवी देवते होते हैं ऐसे कर, क्योंकि इंडियन कल्चर फैला हुआ है उधर, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो देवी उस लड़की का नाम था। तो रिक्शे वाला पुलिस स्टेशन जाता है और बताता है कि ये लड़की जो देवी है, ये कल शाम के 6-7 बजे के आसपास ये मेरे उसी रिक्शे में थी। तो पुलिस कहती है आगे क्या हुआ? तो वो स्टोरी बताता है फिर क्या हुआ क्या आगे। वो कह रहा वो लड़की बैठी, मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाना है मैडम? उसने कुछ नहीं बताया, बस हाथों से इशारा कर रही थी, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है। तो फिर उसने पूछा कि आप एक बार बता दीजिए, मैं वहीं पे आपको छोड़ दूंगा। फिर उसने बताया नहीं, पर वो इशारों से बताती रही कि मेरे को इधर जाना है। लेकिन भाई वो कोई ना कोई फिर तेरे को पता दिमाग ख़राब हो ही जाता है, आपको पता ही है। उसने रोका, उसने कहा मेरे को अभी बता दो नहीं तो मैं उतार रहा हूँ, कहाँ जाना है आपको? फिर उसने बताया मेरे को जाना है शामिन के पास। अब ये शामिन क्या चीज़ है? ये तांत्रिक। उसने कहा मेरे को ऐसे तांत्रिक के पास जाना है जो बीमारियां ठीक करता है। तो वो औरत जैसे ही वो रिक्शे वाला उसे ले जाता है तांत्रिक के पास जहाँ पे उसने छोड़ा। तो उसने पुलिस वालों को बताया कि मैंने इस औरत को यहीं पे छोड़ा था, लड़की को। तो पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। पुलिस ने उस घर को चारों ओर से घेर लिया कि कहीं से भी साला मेरा फरार ना हो जाए कहीं से भी। तो पुलिस अंदर घुसती है। हालांकि हैरानी वाली बात थी कि वो शामिन वहीं पे बैठा था, वो तांत्रिक
वो कहीं भागा नहीं था। और उसकी घरवाली थी वहीं, वो भी दूसरे रूम में बैठी हुई थी। वो पुलिस वाले अब उसको तस्वीर दिखाते हैं कि ये लड़की है, इसका नाम है देवी। ये क्या तेरे पास आई थी कल को? कल नहीं, परसों, जो कुछ दिनों के बाद ही पता चला था। आई थी, कह रहा ना मैं तो जानता नहीं, मैंने पहली बार आपसे ये ऐसा नाम सुना है और मैंने कभी नहीं मिला इससे। तो ऐसे हुआ भाई। तो पुलिस ने घर की तलाशी लेनी शुरू की। तो वहाँ पर उन्हें, क्योंकि उसके माँ बाप देवी के साथ थे ना, उनके पुलिस वालों के, तो तलाशी ली। तो उसके माँ बाप ने बता दिया ये देवी का है। कुछ सामान था, ठीक है, कुछ पर्सनल सामान होगा। तो पुलिस ने पकड़ लिया उसको गर्दन से। जब चूतड़ कूटे गए उसके, तो उसने सब कुछ बकना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा आप देवी की बात कर रहे हो, देवी की बात कर रहे हो? मैंने सैकड़ों लड़कियों को इसी तरह गन्ने के खेतों में गाड़ा हुआ है, आप देवी की बात कर रहे हो? तो पुलिस वाले हैरान। जब उसको शामिन को बिठाकर वो ले जा रहे थे जहाँ पे वो कह रहा था कि मैंने यहाँ पे गाड़ी हुई है, पुलिस ने अंदाज़ा लगाया चलो 30-40 लड़कियाँ होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लड़कियाँ होंगी, हमें इतनी की खोदनी है। तो आप अंदाज़ा लगाओ वहाँ पे, अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, वहाँ पे लाशों का कब्रिस्तान बना दिया था उस बंदे ने। अरे ऐसे कितनी लाशें थी? पता ही नहीं भाई, आज तक कुछ, अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि वो पूरी तरह से पुलिस खोज नहीं पाई। अब आपको चीज़ बताता हूँ, कम से कम बताया जाता है, जब मैंने रिसर्च किया था, करीब 150 से 200 बंदा खुदाई कर रहा था वहाँ की, उस जगह की, और हज़ारों लोग थे वहाँ पे। तो इतनी सैकड़ों लाशें मिली, मतलब पूरा का पूरा गांव वहाँ पे गाड़ दिया उस बंदे ने, औरतों का। फिर बाद में पता चला कि वो क्यों कर रहा था, क्या कर रहा था? अब आते हैं कि उसने क्यों किया। जब उसको कोर्ट के ट्रायल पर लेकर जाया गया तो फिर उसने बताया कि उसने भाई साहब ने ऐसा क्यों किया। उसको ना अपने पिता का सपना आता है। जब वो जवानी में था, उसका पिता उसको कहता है कि तेरे को क्या करना है, तेरे को 72 लड़कियों का, ठीक है 72 तो छोड़ो, उसने तो पता नहीं कितने की कर दी थी, तेरे को 72 लड़कियों का थूक पीना है, सलाइवा, और तू अगर ये करेगा तो तू अमर हो जाएगा। अरे ये सपने में आके उसका डैड कहते हैं उससे। डैड कहते हैं उससे। और ये सपना जब वो उठता है, उसने सोचा कि यार ये तो सपना ही है, बट वो सपना इतना रियलिस्टिक था भाई, उसको सच में विश्वास हो गया था कि ये रियल है, फेक नहीं है ये कोई। तो क्योंकि सपना ही रियलिस्टिक था, तो अब उसके बस में क्या थी, तो उसने एक, अब थूक कैसे निकाले, मेन यहाँ पे रखती है कि भी थूक कैसे निकाले लड़की के मुंह से। अब आते जाते किसी के मुंह से थूक थोड़ा निकाल सकते हैं। तो उसने कहा, उसने एक अफवाह फैलानी शुरू कर दी। एक गांव के पास वो रहने लगा, वहीं 1997 में इंडोनेशिया में। उसने एक अफवाह फैलाई कि मैं औरतों को वरदान देता हूँ खूबसूरती का, वो हमेशा के लिए खूबसूरत रह सकती हैं। अच्छा, ये वाला सच में बता रहा हूँ आपको, ये पूरी की पूरी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। वो सारी उसके कोर्ट में जितनी भी ट्रायल्स हुए हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। तो औरतों ने उसके पास जाना शुरू कर दिया आसपास के गांव से। जैसे ही औरतें जाती, वो सिर्फ एक उनके सामने शर्त रखता था। सॉरी, पहले मैं उसका नाम बता दूं, वो शामिन का नाम क्या था? उसका नाम था अहमद सूरत जी। इंडियन नेम जैसा भी लग रहा है थोड़ा सा, अहमद, हाँ थोड़ा सा मुस्लिम लग रहा है। सूरत जी पता नहीं क्यों वर्ड उसके पीछे लगता है, आई डोंट नो। अहमद सूरत जी मतलब कहते थे। लोग इस नाम को गूगल करेंगे तो उन्हें हाँ, अहमद सूरत जी गूगल कर लेना, आपको सारी स्टोरी मतलब मिल जाएगी। अहमद सूरत जी कर लेना, नहीं तो अहमद सूरत जी देवी ऐसे करके सर्च कर लेना, मिल जाएगी स्टोरी सारी। मेरे चैनल पर ही पड़ी है सारी। तो क्या हुआ कि उसने वरदान देना शुरू किया। हाँ, उसने कहा कि तुम्हें बस आना रात को है, दिन के वक्त तुम आ नहीं सकती। और एक और उनके सामने एक रिस्ट्रिक्शन रखता है, तुम्हें इसके बारे में किसी के साथ डिस्कस भी नहीं करना, अपने घर के पास साथ भी नहीं करना है कि तुम खूबसूरत होने के लिए, वरदान लेने के लिए मेरे पास आ रही हो। ठीक है, कुछ रिचुअल्स हैं वो तुम्हें परफॉर्म करने हैं हमारे साथ, ठीक है। तो लड़कियां आना शुरू होगी उसके पास। तो वो क्या करता था, वही सेम वो क्या करता था। अब नहीं, इसको अब मैं छोड़ूं, अब देवी पे बात आता हूँ, तभी आपको उन लड़कियों के साथ क्या हुआ वो भी समझ में आ जाएगा साथ ही साथ। जो देवी नाम की लड़की थी, वो डरी सहमी आई उसके घर। तो कह रही कि मेरे वो चाहिए भाई खूबसूरती का वरदान। हालांकि उसकी फ़ोटो देखोगे तो वो सच में खूबसूरत है वो लड़की ऑलरेडी। पता नहीं खूबसूरत लड़कियों को और खूबसूरत होना है आज के टाइम पे। तो उसने कहा कि तुम्हें रिचुअल परफॉर्म करने हैं मेरे साथ। पर वो डरी थी, बहुत ज़्यादा डरी सहमी पड़ी थी वो लड़की। जैसे ही वो अपनी बीवी को बुलाता है अंदर से, कह रहा है मैं इस लड़की को आज मारने जा रहा हूँ और तुझे थोड़ा सा इसको शांत करवाना है। तो उसकी बीवी आई वहाँ पे, उसने उसको शांत किया कि यहाँ पे सैकड़ों लड़कियाँ आती हैं, सब डरी होती हैं नॉर्मल, बाद में वो यहाँ से खूबसूरत होकर निकलती हैं वरदान लेके।
तुम भी हमारा साथ दो, हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले तो देवी क्या करती है, उन्हें वो फीस लेता है, वो शामिन जो भी है साड़ा तांत्रिक, 20 से 25 हज़ार के अराउंड होगा, तो वो फीस लेता था। इतनी फीस लेके अब उसकी बीवी ने उसको मना लिया, देवी को, रिचुअल्स करने के लिए, जो भी है उनके रिवाज थे। अब वो जो अहमद सूरज जी है जो तांत्रिक है, वो उसे कहता है कि तुम्हें ये अब यहाँ पे जो सारे कर लिए हमने, जितने भी चीज़ें करनी थी, अब तुम्हें बाहर जाना है हमारे साथ, प्रथा कोई होगी ये करने के लिए, जाना भी है गन्ने के खेतों में। अब वो यहाँ पे और डर गई, तो उसकी बीवी कहती है शामिन की, कि तांत्रिक की, कि चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, ऐसे डरो मत। वो हाथ पकड़ के उसका साथ साथ चल रही है। जैसे ही वो अपनी लोकेशन पर पहुँचते हैं तो एक शवल होती है उसके पास, वहाँ पर शवल पता नहीं पहले से पड़ी थी, तो वो कहता है देवी को, चलो इसमें खड्डा खोदना चालू कर। वो एक बार तो डरती है कि पता नहीं क्यों खुदवा रहे हैं, चलो फिर भी वो बेचारी जैसे तैसे कर गड्ढा खोदने के लगी। जब कमर तक आ गया होगा शायद गड्ढा उसका, पता नहीं पेट तक आ गया था, तो जैसे ही उसने गड्ढा खोद के, जैसे ही वो कहती है कि हाँ मैंने जितना आपने बताया मैंने उतना गड्ढा खोद लिया है। अब क्या करता है कि उसकी बीवी उसको बुलाती है, मेरी बात सुनो ध्यान से। पीछे से वो तांत्रिक आता है, तार नहीं होती है जो, पीछे से गले से इतना घोट देता है उसका, इतनी ज़ोर से दबाता है, उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती, मर जाती है ऑन स्पॉट। तो फिर वो जब मर जाती है, वो बाकी औरतों के साथ भी ऐसा ही करता था, जैसे अब मैं देवी का केस बता रहा हूँ। वो एक उसके लड़की के मुंह से चम्मच से थूक बाहर निकालता था, तो उसे पानी के गिलास में मिला के और उसको पीता था। और ये तार वो वाली होती थी कांटों वाली या फिर नॉर्मल तार? नॉर्मल तार, जैसे अपने कोई भी कह लें, जैसे पहले अपने कपड़ों को सुखाते नहीं थे जैसे, हाँ, अच्छा। नॉर्मल, तो उस तार से मारा था उसको। और सभी लड़कियों के साथ ही ऐसा किया उसने। बताओ। फिर उसका थूक पीने के बाद, हाँ एक और चीज़ है, हाँ सारी लड़कियों के साथ उसने ऐसा ही किया। एक और चीज़ उसने बाद में उसको जो मिट्टी है ना, वो शुक्र है कि वो देवी की लाश के ऊपर गिरा था वो बंदा, वो क्योंकि ताज़ा मिट्टी थी, पता चल गया वो किसान को, पहले वाले को, तो ये सारी स्टोरी सामने निकल कर आ गई। अब मैं आपको एक हैरान कर देने वाली बात बता रहा हूँ। जितनी भी औरतें मरी थी ना, उसने गाड़ी थी वहाँ पे, वो उन लड़कियों का फेस अपने घर की ओर पॉइंट करके रखता था और उनकी आंखों की पुतलियाँ खोल के, बंद नहीं करता था, उनकी आंखों की पुतलियाँ ज़बरदस्ती खोलता था और उनका फेस अपने घर की ओर रखता था कि वो मेरे घर को देखें। और देखें क्यों? उसे ऐसा लगता था कि इससे मेरी शक्तियाँ और भी ज़्यादा मतलब पावरफुल हो जाऊंगा मैं, उसे ऐसा लगता था। बाप रे, तो बड़ा साला पागल। ये तो कोई साइको तो ही फिर है। इसके केस का वो वर्डिक्ट अब बताता हूँ। उससे उसकी जो वाइफ थी अहमद सूरज जी तो साड़े को लगाने का मन नहीं कर रहा मेरे को, अहमद जो भी है सूरज, वो उसकी वाइफ को तो उम्र कैद की सज़ा होगी क्योंकि उसने साथ दिया। और जो ये अहमद था तांत्रिक, इसको गोलियों से छन्नी कर दिया गया था। अच्छा। उसकी फोटोज अभी भी इंटरनेट पर पड़ी हैं, शायद नहीं, हाँ पड़ी हैं, ठीक है। उसकी फोटोज अभी भी हैं इंटरनेट पर, उसको गोलियों से छन्नी कर दिया गया था इंडोनेशिया में। बताओ। बहुत पता नहीं, अच्छी सजा मिली है। बहुत तगड़ी सज़ा मिली थी उसे, पर मुझे तो लग रहा है कि यह भी सज़ा थोड़ी सी कमज़ोर सी दे दी है, एकदम से बंदा ख़त्म हो गया, क्या फ़ायदा, उसे तगड़ी सी सज़ा देनी चाहिए थी। वो साइको वाइको हो गया था, उसके सपने अपने की चीज़ें बिलीव कर रहा है। बताओ, तुम उसके फादर कह रहे हैं तुम थूक पियो, ये हो जाओगे वो हो जाओगे। 72 का कहा, पता नहीं उसने कितने की थूक पी ले, उसे कह रहा अभी भी अमर नहीं हो रहा हूँ, उम्र बढ़ रही है मेरी। जान से क्यों मार रहा है? जान से मार दे रहा है, बता यार क्या सीन है। अब थूक कैसे निकाले, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि जान से मारने के बाद ही थूक निकाल सकता हूँ मैं इनका। बताओ, पहली प्रक्रिया में एक गिलास में थुकवा थुकवा दे, लेता। ये बोल दे थूक दो तुम सुंदर हो जाओ, ये प्रक्रिया का और पार्ट है। पी जा। अब देखो ये चीज़ें अपने कह तो रहे हैं, अब अपने जैसे बाहर जाएं आप लड़कियों को कहें इसमें कप में थूकना, कोई नहीं थूक की चाटा मार देगी अपने तो। नहीं, वो कह रहे हैं भाई जब वो इतना विश्वास कर रही है कि हमें सुंदर कर देगा हाँ, कुछ भी ये पॉइंट है उसी बात। घर के अंदर ही अंदर थुकवा के अपना चलो जी चलो, और डब्बी अपना में भरता रहा, डब्बी में घोल बना पीता रहा उसे। ये बात में पॉइंट है भाई। या तो पापा ने कुछ और भी कहा होगा सपने में कि बेटा मार ही दियो, फिर जिसका भी देखो उसने थूकती जैसे है। जैसा कोर्ट में बताया ना कि ये हुआ, तो शायद हो सकता है कोर्ट वालों ने भी ये पूछा, भाई तुम रिचुअल करा रहे वहां पे थुकवा लेता। पहली बात सोचो तो उसे ये कोर्ट में याद आया कि अरे हाँ यार ये भी तो कर सकता था मैं कोर्ट में। अब उसको हमने बता दिया ये, हाँ। अब तो बेचारा चल मर गया वो तो। हाँ। बाकी इंडिया में जितनी भी लड़की हैं, मैं तो बस उनसे यही कहना चाहता हूँ, अगर खूबसूरत होना है अंदर से खूबसूरत हो लो। हाँ।
इनके किसी भी तांत्रिक के चक्कर में मत पड़ना, खासकर लड़कियां क्या मतलब इस अंधविश्वास के लिए ही बोल सकते हैं कि अंधविश्वासी मत बनो, अंधविश्वासी मत मानो। ये करने के लिए तुम्हें थूक देना पड़ेगा, ये है फलाने ब्रो पढ़े लिखे लोग आजकल अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। मेरे को हैरानगी होती है कई बार इन चीज़ों को देख के। ये मेरी स्टोरी, मेरे को सबसे खतरनाक जो स्टोरी मुझे लगती थी ये वाली स्टोरी थी मेरी। ये मैंने शायद 1 साल पहले बोली थी ये वीडियो में। थोड़ी थोड़ी चीज़ें शायद मैं भूल गया हूँगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मेरे को याद ही नहीं आ रहा क्या आ रहा था। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।